हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन एवं मध्यकालीन बिहार के इतिहास को पूरा देख लिया है। प्रीवियस वीडियो को आप जाके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक बिहार के इतिहास को, जिससे बहुत ज्यादा बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभी 71 बीपीएससी जो होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसको हम कई पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि आधुनिक बिहार का इतिहास थोड़ा लंबा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आधुनिक बिहार के इतिहास को। तो आधुनिक बिहार के इतिहास को हम कई भागों में बांट के पढ़ेंगे, जैसे कि यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। तो आइए देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। तो यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश में के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं। पुर्तगाल की अगर बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाल आए थे, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मसाले आदि प्राप्त करते थे। दूसरे नंबर पे आते हैं डच। डच मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड वाले। तो डच जो आते हैं, पटना में सबसे पहले व्यवस्थित व्यापारिक कोठी डचों ने स्थापित की। 1632 में पटना में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो थी, डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। तो ध्यान रखना है डच के बारे में, डच से क्वेश्चन पूछा गया तो इसको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज जो थे, वो अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह 1621 ईस्वी में बंद हो गई। तो 1620 में इन्होंने स्थापित किया, लेकिन 1621 में बंद हो गई। उन्हें व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली। तो ये ध्यान रखना है। अगली बात देखे तो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो थे, 1632 ईस्वी में बिहार आया। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने भी बिहार में व्यापार को प्राथमिकता दी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय के रूप में कार्यरत है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं डेन को। तो डेन जो थे, डेनिश कंपनी ने, अगर डेनिश कंपनी की बात करें तो 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। मुगल शासक जो फर्रुखसियर थे, जिनका शासनकाल था 1713 से 1719 तक, ने 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे देते हैं। तो ध्यान रखना है, 1717 में फर्रुखसियर जो मुगल शासक रहते हैं, वो अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने और सिक्के जारी करने की मान्यता दे देते हैं। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा फर्रुखसियर द्वारा दिया गया जो अधिकार है उसको कहा जाता है। आगे देखते हैं बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज। तो अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया। 1719 में उन्हें उड़ीसा की सूबेदारी भी दी गई थी। आगे देखते हैं, आगे अगर बात करें तो मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन 1727 में बंगाल के नवाब बनते हैं। उसने 1733 में बिहार का प्रदेश भी उसके अधीन हो गया। उसने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का उपसूबेदार बनाया। तो ध्यान रखना, अलीवर्दी खां उपसूबेदार बन चुके हैं। 1739 में सरफराज खां बंगाल के नवाब बनते हैं। वह एक अयोग्य शासक रहते हैं, अतः अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरिया का युद्ध किसके किसके बीच होता है, किसके बीच होता है, सरफराज खां और अलीवर्दी खां, इनके बीच होता है। और जो सरफराज खां है एक अयोग्य शासक रहते हैं, इस वजह से वो पराजित हो जाते हैं और स्वयं अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बन जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, गिरिया का युद्ध 1740 अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच होता है। और कौन पराजित होता है, तो सरफराज खां पराजित हो जाते हैं और उनकी जगह पे अलीवर्दी खां आ जाते हैं। तो अलीवर्दी खां ने 1740 ईस्वी में बंगाल पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चलाना प्रारंभ किया। तो अभी तक जो थे मुगल के ही सूबेदार हुआ करते थे, और अलीवर्दी खां जो थे वो अब सत्ता चलाने लगे थे, वो स्वतंत्र एक राज्य की स्थापना कर देते हैं। अतः व्यापारिक हितों के लिए नवाब एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है। आगे देखा जाए तो 1756 में होता क्या है, तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उनका जो नाती रहता है सिराजुद्दौला, वो बंगाल के नवाब बनते हैं। तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। सिराजुद्दौला का नवाब बनने से उसके अन्य दामाद ढाका एवं पूर्णिया के उपनवाब नाराज हो गए।
तो जो ये भी बेटी का ही पुत्र था, और जो बेटियां थी उनके पति लोग थे, जो दामाद थे, वो लोग नाराज हो जाते हैं। आगे सिराजुद्दौला एवं कंपनी के बीच प्रथम संघर्ष 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार में होता है। तो कंपनी और सिराजुद्दौला इनके बीच 4 जून 1756 को एक संघर्ष होता है, जिसमें उसने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। अंग्रेज अधिकारी रोजर ड्रे को कलकत्ता छोड़ना पड़ा। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो अब सिराजुद्दौला आगे बढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कंपनी के अधिकारों को एक तरीके से छीन रहे हैं। तो फोर्ट विलियम को भी इन्होंने ले लिया और उसके बाद से कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया। अलीनगर मतलब कलकत्ता पर अधिकार करा, फोर्ट विलियम को अपने अधिकार में लिया और फिर कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया। कब की घटना है ये? तो 16 जून 1756 की बात है। इसी संघर्ष के क्रम में काल कोठरी की घटना को हॉलवेल में प्रचलित किया। तो हॉलवेल जो काल कोठरी की घटना है, वो हॉलवेल के द्वारा इसी क्रम में बताई जाती है। तो अब आपको बताना है कि ये काल कोठरी की घटना क्या थी। आगे देखते हैं हॉलवेल के अनुसार, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। ये देखते हैं हॉलवेल के अनुसार 20 जून 1756 को कलकत्ता में काल कोठरी, जिसको ब्लैक होल की घटना हुई, उसके अनुसार सिराजुद्दौला द्वारा, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो हम देख लेते हैं। तो सिराजुद्दौला द्वारा 146 अंग्रेज कैदियों को 18 फीट लंबे तथा 14 फीट चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया। कितने? 146 लोगों को। और 23 जून को कमरे को खोलने पर केवल 23 व्यक्ति जीवित बचे तथा 123 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद क्लाइव ने कलकत्ता पर अधिकार कर 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि करने के लिए सिराजुद्दौला को विवश कर दिया। आगे देखते हैं, क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि को भंग करने का आरोप लगाया। उसके बाद 23 जून 1757 की ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य गंगा नदी के तट पर, भागीरथी के तट पर प्लासी की लड़ाई हो जाती है। तो प्लासी की लड़ाई 1757, 23 जून 1757 क्लाइव और सिराजुद्दौला इनके बीच होती है। तो लड़ाई में मीर जाफर जो रहते हैं नवाब के सेनापति, सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीर जाफर रहते हैं, राय दुर्लभ जो दीवान रहते हैं, और मानिक चंद प्रभारी अधिकारी रहते हैं, अमी चंद व्यापारी रहते हैं, जगत सेठ बैंकर रहते हैं। इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। एक तरीके से जो सिराजुद्दौला था उनको इन्होंने धोखा दे दिया और अंग्रेजों से जाके मिल गए। तो मीर मदान एवं मोहन लाल ने वे सेनापति थे जिन्होंने सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध में भाग लिया। तो मीर मदान और मदान जो थे और मोहन लाल थे, इन्होंने सिराजुद्दौला का अच्छे तरीके से साथ दिया। अब जिन्होंने विश्वासघात किया उनके कारण सिराजुद्दौला पराजित हो गए। मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। ध्यान रखना है, मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन, उसने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। आगे देखते हैं, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल बंगाल का गवर्नर बनता है। उसने 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाता है। आगे की घटना देखते हैं, आगे क्या होता है। तो मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लेता है। कौन? मीर कासिम। अंग्रेजों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग के कारण उसने स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। उसने सेना को आधुनिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां नामक आर्मेनियन व्यक्ति को रखा। दूसरी ओर मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि वह बिहार के आय और व्यय का ब्यौरा देने को तैयार नहीं था। आगे देखते हैं, आगे बात करें तो मीर कासिम के व्यवहार से नाराज होकर 24 जून 1763 ईस्वी को अंग्रेज एजेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम ने पटना पर अभियान कर एलिस की हत्या कर दी तथा पटना पर अधिकार प्राप्त कर लिया। इस घटना को पटना हत्याकांड कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मीर कासिम की जगह पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसके बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से गठजोड़ कर लिया। इसके बाद होता क्या है कि तीनों की संयुक्त सेना एवं अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस युद्ध में अच्छा इसकी पृष्ठभूमि क्या थी ये हमने पहले देख लिया है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि क्या रीजन रहा इसकी वजह से ये बक्सर का युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हो गई और इस युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था, जिसका यह दूसरा कार्यकाल था। अब आगे देखते हैं, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का
दीवानी मतलब लगान वसूली का अधिकार देना पड़ा। ये एक संधि कर ली गई, इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई? तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ किया गया और ये संधि कराने कौन आया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखते हैं, नेतृत्व तो बक्सर के युद्ध का हेक्टर मुनरो करते हैं, लेकिन ये संधि कोई और कराता है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे देखते हैं, क्लाइव क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब को सौंप दिए गए तथा सैन्य कर वसूली का अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? 1770 ईस्वी में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ जाता है और पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1772 में बंगाल के जो गवर्नर रहते हैं वॉरेन हेस्टिंग द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, द्वैध शासन लागू किसने किया? तो क्लाइव ने किया और वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1772 में इसे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही भीषण अकाल पड़ जाता है। और बंगाल का अंतिम नवाब कौन रहते हैं? तो मुबारक उद्दौला, ये इंपॉर्टेंट है, मुबारक उद्दौला बंगाल के अंतिम नवाब रहते हैं। आगे देखते हैं, 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बना दिया गया। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और जांच अधिकारी जॉन शोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। उनके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग जॉन गास्टन द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। गोल घर का निर्माण किसने करवाया और कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। अब हम अगले वीडियो में जनजातीय विद्रोह, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।